ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि हम आज जो है वो पाइपलाइनिंग को डिस्कस करेंगे। पाइपलाइनिंग बेसिकली आप लोगों का एक कंप्यूटर है और आपने कोई से एक इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करनी है, तो वो इंस्ट्रक्शन जो है कुछ साइकिल्स जो है वो उसको रिक्वायर्ड होते हैं इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने में। तो पाइपलाइनिंग में बेसिकली कुछ ये होता है कि हम इंस्ट्रक्शंस को इस तरह प्लेस करते हैं, एक स्ट्रक्चर सा बनाते हैं जिसको हम पाइपलाइन कहते हैं, और उसके अंदर हम इंस्ट्रक्शंस को इंसर्ट करते जाते हैं। खुद इस तरह इंसर्ट करते हैं कि उनमें जो उनके जो एग्जीक्यूशंस है उनकी वो पैरेलल में एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। ठीक है जी। बिल्कुल उसी तरह जैसे अगर आप किसी फैक्ट्री को विजिट करें और उसमें असेंबली लाइंस होती हैं जिनके ऊपर आपकी प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो मूव कर रही होती हैं, और हर स्टेज पे उस प्रोडक्ट के साथ कुछ होता है। फॉर एग्जांपल आपने कोई सर्किट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो असेंबली लाइन में से आप उसे पास कर रहे हैं, तो कहीं पे उसके रेजिस्टर्स कनेक्ट हो रहे होंगे, कहीं पे उसके कैपेसिटर्स कनेक्ट हो रहे होंगे, कहीं पे उसके एम्पलीफायर्स कनेक्ट हो रहे होंगे, और कहीं पे ऐसा भी होगा कि आपने मल्टीपल पाइप के केस में आप जिस तरह कि आपने मल्टीपल पीसीबीज इंसर्ट किए हुए हैं, तो पैरेलल में हर पीसीबी में कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो कनेक्ट हो रहा है। ठीक है जी। तो जो पाइप है, जो पाइपलाइन है आपकी, उसमें उसके हर पीस को आप एक पाइपलाइन स्टेज का नाम, पाइपलाइन सेगमेंट या पाइपलाइन स्टेज का नाम दे रहे हैं। और ये पाइपलाइन स्टेज बेसिकली पाइपलाइन का वो एक पोर्शन है, एक यूनिट है जो सिर्फ उसे एक सिंगल क्लॉक साइकिल कंज्यूम करेगा। ठीक है जी। अगर आपकी एक इंस्ट्रक्शन है जो 5 साइकिल्स ले रही है, तो पाइपलाइन में जो उसकी एक सिंगल स्टेज है वो सिर्फ एक क्लॉक साइकिल में एग्जीक्यूट हो रही, क्लॉक साइकिल कंज्यूम कर रही होगी, और उस सिंगल क्लॉक साइकिल में आपकी इंस्ट्रक्शन का कुछ पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है जी। तो बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हमने अपनी इंस्ट्रक्शंस को पैरेलल में एग्जीक्यूट करना है, ताकि बजाय इसे कि हम एक एक करके इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करें, हमारी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो एक स्पीड अप हमें मिले, और एक साथ ज़्यादा सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएं। ठीक है जी। तो टाइम रिक्वायर्ड बिटवीन मूविंग एन इंस्ट्रक्शन वन स्टेप डाउन द पाइपलाइन इज अ प्रोसेसर साइकिल। ठीक है जी। आपका एक इंस्ट्रक्शन है, वो किसी एक पाइपलाइन स्टेज पे जब आप उसे फर्दर आप मूव करें, तो आपका एक प्रोसेसर साइकिल कंज्यूम होगा। ठीक है जी। और जो अब अगेन जो क्लॉक साइकिल है उसका जो ड्यूरेशन है वो आप कुछ इस तरह सेलेक्ट करेंगे, जो एक पाइपलाइन है जिसमें मल्टीपल स्टेजेस हैं, उनमें से जो स्लोएस्ट स्टेज होगी वो जितना टाइम कंज्यूम कर रही है, आप एटलीस्ट आपका प्रोसेसर साइकिल उसके इक्वल होना चाहिए। आप उससे शॉर्ट नहीं कर सकते। अगर आपका प्रोसेसर साइकिल जो है उसका ड्यूरेशन आपके स्लोएस्ट पाइपलाइन स्टेज से छोटा हो जाएगा, तो आपकी स्लोएस्ट पाइपलाइन स्टेज जो है अपनी कंप्यूटेशन या एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर पाएगी। ठीक है जी। तो पाइपलाइन में जो प्रोसेसर साइकिल है हमेशा 1 क्लॉक साइकिल के इक्वल है। ठीक है जी। ये भी मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि जो एक पाइप सेगमेंट है, जो आपका पाइप सेगमेंट है, ये एक क्लॉक साइकिल या एक प्रोसेसर साइकिल कंज्यूम कर रहा होता है। ठीक है जी। और प्रोसेसर साइकिल ये कि जो आपकी पाइपलाइन की स्लोएस्ट स्टेज है उसमें जितना टाइम कंज्यूम हो रहा है वो उसके एटलीस्ट उसके इक्वल होना चाहिए। आप उसे स्मॉल नहीं कर सकते, स्लोएस्ट पाइपलाइन स्टेज से उसे शॉर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपका प्रोसेसर साइकिल स्लोएस्ट पाइपलाइन स्टेज से छोटा होगा तो आपकी स्लोएस्ट पाइपलाइन स्टेज अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर सकेगी। ठीक है जी। और प्रोसेसर साइकिल जो है वो हमेशा 1 क्लॉक साइकिल के इक्वल है। अगेन आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे दरमियान में इंटरप्ट कर सकते हैं, किसी भी आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है जी। ओके, पाइपलाइंस होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक बैलेंस्ड है, एक अनबैलेंस्ड है। बेसिकली आपका पर्पस यही होता है, जब भी आप पाइपलाइन डिज़ाइन करते हैं तो आपकी कोशिश ये होती है कि आपकी पाइपलाइन जो है वो बैलेंस्ड हो। बैलेंस के अंदर कुछ ये हो रहा है कि ऑल पाइपलाइन स्टेजेस आर इक्वल इन लेंथ। इन अदर वर्ड्स, हर पाइप सेगमेंट में जो टाइम रिक्वायर्ड है एग्जीक्यूशन का, हर सेगमेंट के लिए सेम होना चाहिए। अगर हर सेगमेंट के लिए
प्रोसेसर साइकिल का ड्यूरेशन सेम है तो आपकी पाइपलाइन जो है वो बैलेंस्ड है। अगर सेम नहीं है तो आपकी पाइपलाइन जो है वो अनबैलेंस्ड है। ठीक है जी। तो आपकी कोशिश होती है एज अ डिज़ाइनर, आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि आप पाइपलाइन डिज़ाइन करें तो वो बैलेंस्ड हो, हर स्टेज इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम कंज्यूम कर रही हो। ठीक है जी। अगर आपकी स्टेजेस जो हैं वो परफेक्टली बैलेंस्ड हैं तो ये बेसिकली आपको गेन मिल रहा है न्यूमरेटर में टाइम पर इंस्ट्रक्शन ऑन अनपाइपलाइन प्रोसेसर। ठीक है। फॉर एग्जांपल 5 क्लॉक साइकिल्स जो है वो आपके एक इंस्ट्रक्शन कंज्यूम कर रही है, तो नंबर ऑफ पाइपलाइन स्टेजेस, अगर आप 5 पाइपलाइन स्टेजेस जो हैं वो बना देंगे तो टाइम पर इंस्ट्रक्शन ऑन पाइपलाइन प्रोसेसर ये 1 साइकिल पे चला जाएगा। ठीक है जी। रिड्यूस हो जाएगा, इसका ड्यूरेशन कम हो जाएगा। ठीक है जी। सर इसकी समझ नहीं आई ये फॉर्मूला दोबारा बता दें। ये इस फार्मूला को अभी थोड़ी देर में आप ज़्यादा से क्लियर हो जाएंगी। मैं अगर थोड़ी देर वेट कर लें, अभी हम कुछ डायग्राम्स देखेंगे, उन डायग्राम्स को हम देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल ये है कि अगर आपकी एक इंस्ट्रक्शन है उसको कुछ साइकिल रिक्वायर्ड है एग्जीक्यूशन के लिए, फॉर एग्जांपल 5 साइकिल्स रिक्वायर्ड है, तो अगर आपकी पाइपलाइन स्टेजेस की भी 5 साइकिल्स हैं तो ये 5 से रिड्यूस होके आपका 1 साइकिल पे चला जाएगा, वन टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है जी। पाइपलाइनिंग आपकी एवरेज एग्जीक्यूशन टाइम रिड्यूस कर रही है, यहाँ इस फार्मूला से क्लियर है। नंबर 2 साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन जो हमने चैप्टर 1 में ये पैरामीटर देखा था ये भी रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है जी। अगर आपको क्लियर हो गया ठीक है, अगर नहीं क्लियर हुआ तो थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा जब हम कुछ डायग्राम देखेंगे। मैं रिपीट कर देता हूँ आपकी अगर एक अनपाइपलाइन प्रोसेसर जिसमें आपने पाइपलाइनिंग इंप्लीमेंट नहीं की हुई और उसमें कोई इंस्ट्रक्शन है कुछ साइकिल्स कंज्यूम कर रही है, फॉर एग्जांपल 5 साइकिल्स कंज्यूम कर रही है, तो अगर आपकी पाइपलाइन की स्टेजेस भी 5 हैं, ये पाइपलाइन स्टेजेस से क्या मतलब है ये भी हम देख लेंगे, अभी आपको समझ आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे पुट करें वैल्यूज 5 तो आपका जो आंसर है वो 1 हो जाएगा, तो टाइम पर इंस्ट्रक्शन जो है वो रिड्यूस हो गया 5 to 1 पे चला गया। यही क्वेश्चन था, कुछ और पूछना चाह रही थी आप? आपकी आवाज़ बहुत ख़राब आ रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आया आपका। एनीवेज अपना एग्जाम माइक पर चेक कर लें, लेकिन कुछ डायग्राम्स भी आके आएंगी तो आपको वहाँ पे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके जी। मेन पर्पस, हमारा मेन पर्पस जो है पाइपलाइनिंग का वो ये है कि एग्जीक्यूशन टाइम पर इंस्ट्रक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाए। फॉर एग्जांपल जहाँ पे आपकी 5 क्लॉक साइकिल्स कंज्यूम हो रहे थे, जब आपने पाइपलाइनिंग इंप्लीमेंट की, 5 स्टेज पाइपलाइन इंप्लीमेंट की, तो आपके एवरेज टाइम रिड्यूस होकर 5 to 1 पे चला गया। ओके जी। पाइपलाइनिंग को इंप्लीमेंट करने से पहले, उसको डिस्कस करने से पहले, भी हम इंप्लीमेंट तो नहीं कर रहे, अभी हम पाइपलाइन का बेसिक कॉन्सेप्ट ही आज के लेक्चर में देखेंगे। पाइपलाइन को इंप्लीमेंट करने से पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लें जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। की प्रॉपर्टीज जो रिस्क आर्किटेक्चर की होती हैं वो क्या होती हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज अगर किसी कंप्यूटर में या किसी माइक्रो प्रोसेसर के अंदर हो तो पाइपलाइन को इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाता है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि अगर आपका इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर या रिस्क आर्किटेक्चर जो है वो रिस्क टाइप का है तो आपकी पाइपलाइन एफिशिएंसी जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है और उसको इम्प्लीमेंट करना, रिस्क आर्किटेक्चर्स की पाइपलाइन को इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान है। ठीक है। तो की प्रॉपर्टीज़ क्या है रिस्क आर्किटेक्चर की, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे मैं आपको रिव्यू के लिए लिखी हुई है मैंने। ऑल ऑपरेशंस ऑन डेटा अप्लाई टू डेटा इन रजिस्टर्स। ठीक है जी। जितने भी आप ऑपरेशंस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके जो ऑपरेंड्स हैं वो रजिस्टर्स के अंदर होते हैं, एक्सेप्ट लोड एंड स्टोर। ठीक है। बाकी जितने भी आप ऑपरेशंस कर रहे हैं, अरिथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस, जितने भी ऑपरेशंस आप रिस्क आर्किटेक्चर्स में करते हैं डेटा के ऊपर, वो डेटा वो सब का सब डेटा जो है वो आपका मेमोरी से रजिस्टर फाइल के अंदर अवेलेबल होता है। आप उससे पहले रजिस्टर फाइल में कॉपी करते हैं और फिर अपने ऑपरेशंस को रजिस्टर्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। आपके जितने भी ऑपरेशंस हैं वो रजिस्टर, उनके जो ऑपरेंड्स हैं वो रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है। अगर आपको कोई कांस्टेंट से भी आपने कोई कांस्टेंट के ऊपर भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो भी आप उसे इमीडिएट फील्ड यूज़ करते हुए आप इमीडिएट फील्ड को यूज़ करेंगे। आप मेमोरी में, रैम में कोई कांस्टेंट को सेव नहीं करेंगे। ठीक है जी। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि आपके रिस्क आर्किटेक्चर्स में सिर्फ उससे जो अगर आपने मेमोरी को एक्सेस करना है
तो आप लोड और स्टोर इंस्ट्रक्शंस यूज कर रहे हैं। इस तरह के आर्किटेक्चर को आप लोड स्टोर आर्किटेक्चर भी कहते हैं, ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, ठीक है जी। और नंबर 3, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, बहुत लंबी लिस्ट नहीं होती इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स की। आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, कल के लेक्चर में, कि रिस्क 5 का जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है उसमें सिर्फ 4 फॉर्मेट्स थे, R, I, S एंड U, ठीक है। एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं थी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स की। तो अगर ये 3 प्रॉपर्टीज आपके ये रिस्क आर्किटेक्चर के अंदर जो 3 प्रॉपर्टीज हैं, अगर आप रिस्क आर्किटेक्चर यूज कर रहे हैं और में ये तीनों प्रॉपर्टीज हैं, तो आपकी जो इम्प्लीमेंटेशन है पाइपलाइन की वो बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाती है, ठीक है जी। और पाइपलाइन एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। ओके, आपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था आपकी जो रिस्क 5 की इंस्ट्रक्शंस हैं वो मैक्सिमम 5 क्लॉक साइकिल्स कंज्यूम करती हैं। कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं वो 3 क्लॉक साइकिल्स लेती हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस 4 क्लॉक साइकिल्स लेती हैं, मैक्सिमम 5 क्लॉक साइकिल्स ले रही हैं, ठीक है जी। जो पाइपलाइन आप इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपके जो रजिस्टर्स हैं, जो रजिस्टर फाइल जिसमें जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं, फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर्स हैं, उनके अलावा कुछ टेम्परेरी रजिस्टर्स भी रिक्वायर्ड होते हैं, जिनको हम आगे जाके देखेंगे और कुछ आज भी देख लेंगे, ठीक है जी। तो पाइपलाइनिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ टेम्परेरी रजिस्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं, और ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि रिस्क 5 के अंदर और रिस्क आर्किटेक्चर्स में एट मोस्ट 5 क्लॉक साइकिल्स रिक्वायर्ड है हर इंस्ट्रक्शन को, ठीक है जी। और वो क्लॉक साइकिल्स जो हैं उनको आप इस तरह डिवाइड कर सकते हैं इंडिविजुअल क्लॉक साइकिल्स में। नंबर 1, इंस्ट्रक्शन फेच, इस क्लॉक साइकिल में आप इंस्ट्रक्शन को फेच करेंगे। सेकेंड क्लॉक साइकिल में आप उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेंगे, या फिर रजिस्टर फेच साइकिल परफॉर्म करेंगे। ये अभी आपको आगे जाके क्लियर हो जाएगा। आइदर आप इंस्ट्रक्शन को डिकोड कर रहे होते हैं, आप डिकोड कर रहे हैं, और पैरेलल में ही आप रजिस्टर्स जो उस इंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व होते हैं आप उनको भी फेच कर रहे होते हैं, ठीक है जी। नंबर 3 साइकिल जो है उसमें आप एग्जीक्यूशन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको सब्ट्रैक्शन करनी है या मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो इस एग्जीक्यूशन साइकिल में आपका ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है जी। और अगर आप कोई इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं ब्रांच के केस में, तो इस साइकिल में आपका इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट होगा। इस 4th साइकिल में आप मेमोरी को एक्सेस करेंगे। इफ आपकी लोड या स्टोर इंस्ट्रक्शन है, स्पेशली स्टोर इंस्ट्रक्शन है अगर आपकी, तो आप मेमोरी को अगर आपने एक्सेस करना है तो आप इस 4th साइकिल में उस मेमोरी को एक्सेस करेंगे। लास्ट साइकिल जो 5th साइकिल है उसके अंदर आप राइट बैक साइकिल इसका नाम है। इसमें आप ये करते हैं कि आपके इस 3rd एग्जीक्यूशन स्टेप में जो आपके रिजल्ट्स है आप उनको वापस रजिस्टर्स में या रैम में, अगर आपने स्टोर का केस है आपका, तो आप उसको वापस राइट कर रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन रजिस्टर्स में या मेमोरी में, ठीक है जी। इनके ये एब्रीविएशंस हैं, इनको आप याद रखिएगा। इंस्ट्रक्शन फेच, IF, ID, EX, मेमोरी, MEM एंड राइट बैक WB, क्योंकि ये थ्रू आउट रिमेनिंग लेक्चर्स जो हैं पाइपलाइनिंग के इसमें ये यूज हो रहे होंगे, ठीक है जी। आपके 5 क्लॉक साइकिल्स हैं और हर क्लॉक साइकिल्स को हमने इस तरह डिवाइड कर दिया। अब 1 बाय 1 हम इन साइकिल्स को देखते हैं, इनकी डिटेल्स में जाते हैं। तो जो फर्स्ट साइकिल है इंस्ट्रक्शन फेच, इसने क्या करना है जी, इसने सेंड प्रोग्राम काउंटर टू मेमोरी। इस साइकिल में आपका प्रोग्राम काउंटर मेमोरी पे प्लेस होगा ताकि वहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको पिक करे और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स के अंदर कॉपी कर दे, ठीक है जी। तो इंस्ट्रक्शन फेच है, आपका प्रोग्राम काउंटर में जो एड्रेस है आप उसे मेमोरी में प्लेस करते हैं और करंट इंस्ट्रक्शन को फेच कर लेते हैं, ठीक है जी। आपकी इंस्ट्रक्शन फेच होकर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर चली जाएगी, और ये काम करने के बाद आप अपने प्रोग्राम काउंटर को अपडेट करते हैं ताकि वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच कर सके नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में, ठीक है जी। और आप लोग जानते हैं क्योंकि आपके जो रिस्क 5 आर्किटेक्चर है वो बाइट एड्रेसेबल है और आपकी हर इंस्ट्रक्शन 4 बाइट्स 32 बिट्स की थी, इसीलिए आपको अपने प्रोग्राम काउंटर को जो उसमें इंक्रीमेंट करना है वो 4 यूनिट्स का होना चाहिए, ठीक है जी। तो अब हम नेक्स्ट साइकिल की बात करते हैं। ये साइकिल आपका इंस्ट्रक्शन डिकोड और रजिस्टर फेच साइकिल है।
मैंने आपको कहा था थोड़ा रजिस्टर फैच के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, तो अभी आपको पता चल जाएगा यहाँ पे क्या होने वाला है। इस साइकिल में आपकी डिकोडिंग और रजिस्टर रीडिंग ये पैरेलल में होती है। कैसे पैरेलल में होती है ये मैं अभी थोड़ी आज की लेक्चर में एक डायग्राम्स देखेंगे और आपको पता चलेगा कि हम इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग और इंस्ट्रक्शन फेचिंग जो है वो पैरेलल में परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है जी। और अगर आज अभी क्लियर ना भी हुआ कि कैसे पैरेलल में करते हैं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको ज़रूर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको आज ही ये क्लियर हो जाए कि आप इंस्ट्रक्शन डिकोड और इंस्ट्रक्शन फेच पैरेलल में कैसे करेंगे। ठीक है जी। और ये पॉसिबल क्यों है जी, ये इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग और इंस्ट्रक्शन फेच पॉसिबल क्यों है? बिकॉज रजिस्टर स्पेसिफायर्स आर एट फिक्स लोकेशन इन रिस्क 5 और रिस्क आर्किटेक्चर। इसको हम कहते हैं फिक्स्ड फील्ड डिकोडिंग। अब ये मैंने आपको कल के लेक्चर में, जो मंडे का लेक्चर था, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था जब मैंने आपको इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स दिखाए थे, आर फॉर्मेट, आई फॉर्मेट, एस फॉर्मेट, यू फॉर्मेट। और मैंने वहां पे आपको एक्सप्लेन किया था कि ये जो फॉर्मेट्स हैं उनमें सब रजिस्टर जो हैं वो फिक्स लोकेशन पे हैं। RS1, RS2, RD, ये हर फॉर्मेट में फिक्स लोकेशन के ऊपर थे। ठीक है जी। अगर ये फिक्स लोकेशन पे है, जिसका इन फिक्स लोकेशन की वजह से हम इसको कहते हैं फिक्स फील्ड डिकोडिंग। इस डिकोडिंग को हम कहेंगे फिक्स फील्ड डिकोडिंग, क्योंकि आपके रजिस्टर स्पेसिफायर्स जो हैं RS1, RS2 एंड RD, रजिस्टर स्पेसिफायर्स जो हैं वो फिक्स लोकेशन में है आपके इंस्ट्रक्शन के अंदर। ठीक है, और इसी वजह से आपकी जो पैरेलल डिकोडिंग और रजिस्टर रीडिंग जो है ये पैरेलल में आप उसे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इस साइकिल में कुछ ये स्टेप्स परफॉर्म होते हैं। आपकी इंस्ट्रक्शन डिकोड होती है कि आपने उस इंस्ट्रक्शन से क्या करना है। इस इंस्ट्रक्शन में आपका ऑप कोड चेक किया जाएगा और देखा जाएगा आपने क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इसके अलावा आपकी फंक्शन फील्ड्स भी चेक होंगी। ठीक है जी। और आप इसमें रजिस्टर्स को रीड करते हैं। आपकी इंस्ट्रक्शन में रजिस्टर स्पेसिफायर्स मेंशन होते हैं, RS1, RS2 और RD। उनको यूज करते हुए आप अपने रजिस्टर्स को रीड करते हैं। ठीक है जी। रीड द रजिस्टर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू रजिस्टर सोर्स स्पेसिफायर्स फ्रॉम द रजिस्टर फाइल। रजिस्टर फाइल आपके सब रजिस्टर्स जो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स हैं उनको आप रजिस्टर फाइल कहते हैं, जिसमें जनरल पर्पस रजिस्टर्स और फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर्स आ जाते हैं। ठीक है जी। तो इस केस में आप अपने रजिस्टर्स को रीड करते हैं। आपके इंस्ट्रक्शन के अंदर रजिस्टर स्पेसिफायर्स होते हैं, वहां से जो भी स्पेसिफायर आपके रजिस्टर्स को पॉइंट कर रहा है, जिस रजिस्टर को, उन रजिस्टर से आप अपने कंटेंट्स को रीड करते हैं। ठीक है जी। और इसी साइकिल में आपका इक्वालिटी टेस्ट भी होता है फॉर पॉसिबल ब्रांच, राइट। मे बी आपकी इंस्ट्रक्शन ब्रांच इंस्ट्रक्शन हो, तो फिर आपको इक्वालिटी टेस्ट करना होगा कि वेदर इक्वालिटी टेस्ट या कोई और लॉजिकल टेस्ट करना होगा कि अगर आपके दो ऑपरेंड्स RS1 और RS2 इक्वल हैं या कोई और सिचुएशन है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, जो भी आपकी इक्वालिटी है उसको आप टेस्ट करते हैं और अपने रिजल्ट्स को स्टोर कर लेते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा चूंकि आप लोग जानते हैं जंप्स में और ब्रांचेस में आपको जंप करनी होती है और उसमें आपका एक इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट होता है जो नेक्स्ट साइकिल में होगा, लेकिन उस इफेक्टिव एड्रेस में कुछ ऑफसेट फील्ड होती है जिसको आप साइन एक्सटेंड करते हैं। ठीक है जी। तो इसी साइकिल में आपकी ऑफसेट फील्ड जो है उसकी आप साइन एक्सटेंशन करेंगे, और ये ऑफसेट फील्ड साइन एक्सटेंशन तभी करेंगे अगर ज़रूरत है। अगर आपकी इंस्ट्रक्शन ये एडिशन सब्ट्रैक्शन की है, अरिथमेटिक या लॉजिकल इंस्ट्रक्शन है, तो वहाँ पे आपको, और जिसमें इमीडिएट फील्ड कांस्टेंट जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, रजिस्टर ऑपरेंड्स हैं, तो आपको ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा। ठीक है जी। इफ नीडेड देन यू हैव टू डू साइन एक्सटेंशन। इसी तरह अगर आपकी ब्रांच इंस्ट्रक्शन है तो आप इक्वालिटी टेस्ट करेंगे फॉर पॉसिबल ब्रांच। सर ये 4 वाली इंस्ट्रक्शन दोबारा रिपीट कर देते हैं। साइन यस, आप लोगों को कल के मंडे के लेक्चर में याद होगा, आपका एक बेस रजिस्टर होता है, उस बेस रजिस्टर के अंदर आप एक ऑफसेट फील्ड ऐड करते हैं और फिर आपका इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट होता है। ठीक है। तो जो इफेक्टिव एड्रेस है उस इफेक्टिव एड्रेस की आप साइन एक्सटेंशन करते हैं। बेसिकली आप उसको एक्सटेंड करते हैं। सॉरी ये साइन एक्सटेंशन है, ये आपकी उन ऑपरेंड्स की है जो साइन नंबर्स की है, लेकिन यही ऑफसेट, ये जो साइन एक्सटेंशन है ये आपकी एड्रेस एक्सटेंशन, जो आपका ऑफसेट जो होता है वो 12 बिट का होता है, जबकि आपका जो एड्रेस है वो 64 बिट का है। ठीक है। तो यही साइन
का जो यूनिट है, आप आगे जाके डायग्राम्स में देखेंगे कि यही यूनिट जो है आपकी साइन एक्सटेंशन के लिए भी यूज हो रहा है और ऑफसेट फील्ड की अलाइनमेंट के लिए भी यही जो यूनिट है साइन एक्सटेंशन का एक ब्लॉक होगा, यही यूज हो रहा होगा। ठीक है जी। तो यस, अगर आपके साइन नंबर्स हैं और आपने उनकी एक्सटेंशन करनी है तो यस, यहाँ पे साइन एक्सटेंशन भी हो रही होगी, स्पेशली इमीडिएट नंबर्स की, एज वेल एज अगर आपका ऑफसेट है जो आपने देखा था कल के लेक्चर में, मंडे के लेक्चर में, कि वो 12 बिट्स हैं। इमीडिएट फील्ड भी 12 बिट्स की थी और डिस्प्लेसमेंट फील्ड भी 12 बिट्स की थी, लेकिन आपका जो एड्रेस है वो 32 बिट्स का होता है, सॉरी 64 बिट का है। तो आपने अपने एड्रेस को 64 बिट का बनाना होता है। तो यही जो ब्लॉक है, साइन एक्सटेंड एक ब्लॉक होगा आपकी डायग्राम में, यही वो काम, दोनों काम कर रहा होता है। ठीक है, क्लियर हो गया या कुछ और पूछना चाह रही हैं आप? यस सर। ओके, थैंक यू। ठीक है जी, और लास्ट पार्ट जो है, कंप्यूट द पॉसिबल ब्रांच टारगेट एड्रेस। ठीक है जी, अगर आपकी ब्रांच है तो किस एड्रेस पे आपने जंप करना है, तो आपका ये एड्रेस जो है वो भी रेडी होगा इसके अंदर। ठीक है, बाय एडिंग द साइन एक्सटेंडेड ऑफसेट। आपका जो ऑफसेट था उसको आप साइन एक्सटेंड करेंगे और अपने बेस रजिस्टर में जो आपके इंस्ट्रक्शन के अंदर स्पेसिफाई होता है उसके अंदर आप एड अप करेंगे और आपने प्रोग्राम काउंटर को इंक्रीमेंटेड प्रोग्राम काउंटर के अंदर आप उसको ऐड कर देंगे। यहाँ पे इंक्रीमेंटेड प्रोग्राम काउंटर मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, जब हमने ऑफसेट के अंदर 2 का शिफ्ट किया था, वो इसीलिए किया था क्योंकि आप प्रोग्राम काउंटर को 2 का इंक्रीमेंट कर देते हैं, तो इसीलिए वजह से आपको अपने ऑफसेट में 2 का शिफ्ट करना पड़ता है। ठीक है जी, ये सिर्फ आपकी ऑफसेट की अलाइनमेंट है ताकि आप 64 बिट इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, ये सब पार्ट्स जो हैं आपके रजिस्टर फेच, इंस्ट्रक्शन डिकोड, रजिस्टर फेच साइकिल, जिसे हम आईडी का नाम दे रहे हैं, इसके अंदर परफॉर्म होते हैं। डिपेंड करेगा आपकी कौन सी इंस्ट्रक्शन है, उस इंस्ट्रक्शन की टाइप की बेस पे ये इनमें से कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट साइकिल पे चलते हैं। नेक्स्ट साइकिल का नाम है एग्जीक्यूशन और इफेक्टिव एड्रेस साइकिल। ये साइकिल अगेन मैं आपको रिपीट करता चलूँ, जितने भी हम साइकिल्स देख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेसर साइकिल या एक लॉक साइकिल कंज्यूम कर रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ALU ऑपरेट्स ऑन द ऑपरेंड्स प्रिपेयर्ड इन द प्रायर साइकिल। जो प्रीवियस साइकिल्स के अंदर जो मैंने भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फेच और डिकोड के अंदर डिस्कस किए हैं, यहाँ पे ALU अपना काम करता है और उस पर अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, एग्जीक्यूशन करता है। ठीक है जी, डिपेंडिंग ऑन द इंस्ट्रक्शन टाइप, यहाँ पे भी अगेन इंस्ट्रक्शन टाइप पे डिपेंड करता है कि आपका इस साइकिल में क्या होगा। अगर आप मेमोरी रेफरेंसिंग कर रहे हैं तो ALU adds the base register and the offset sign extended offset to form the effective address। अगर आप मेमोरी रैम को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो इस साइकिल में आपका ALU आपका बेस एड्रेस और साइन एक्सटेंडेड ऑफसेट को एड अप करके, क्योंकि एडिशन आपकी ALU करेगा, ठीक है, एड अप करके इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट कर रहा है अगर आपकी मेमोरी रेफरेंसिंग लोड और स्टोर टाइप की इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर आपकी ये इंस्ट्रक्शन नहीं है बल्कि रजिस्टर ALU इंस्ट्रक्शन हैं, जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में सब तरह की इंस्ट्रक्शन हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं। अगर आपकी रजिस्टर ALU इंस्ट्रक्शन है जिसमें आपके ऑपरेंड जो होते हैं वो रजिस्टर्स के अंदर होते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ALU ऑपरेशन परफॉर्म करेगा स्पेसिफाइड बाय ALU ऑप कोड। ये बेसिकली इंस्ट्रक्शन का ऑप कोड है, ये ALU को मिला जाएगा, वहाँ इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग के अंदर ये डिकोड हो चुका था। डिपेंड करेगा आपका ऑप कोड क्या है, उसकी बेस पे आपका ALU रजिस्टर फाइल में जो रजिस्टर्स हैं उनकी वैल्यू रीड करते हुए आपके ALU ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा जो ऑप कोड स्पेसिफाई करा होगा। अगर सब्ट्रैक्शन है तो इस दोनों ऑपरेंड जो रजिस्टर में पड़े हुए हैं उनमें सब्ट्रैक्शन करेगा और रिजल्ट को रजिस्टर में स्टोर कर देगा। ठीक है जी, नेक्स्ट रजिस्टर इमीडिएट ALU इंस्ट्रक्शन। इमीडिएट में आपके कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ठीक है जी, तो ALU परफॉर्म्स द ऑपरेशन स्पेसिफाइड बाय ALU ऑप कोड। बेसिकली इंस्ट्रक्शन ऑप कोड है ऑन द वैल्यू रीड फ्रॉम द रजिस्टर। एक वैल्यू आपकी रजिस्टर में होती है और दूसरी वैल्यू आपकी साइन एक्सटेंडेड इमीडिएट नंबर होता है। जो आपकी इमीडिएट फील्ड के अंदर आपका कांस्टेंट है वो साइन एक्सटेंड होता है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था। और ये जो एक आपका कांस्टेंट जनरेट होगा, साइन एक्सटेंडेड कांस्टेंट जो होगा, ये आपका सेकंड ऑपरेंड में एड अप होगा। ये जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा ALU और आपके रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है जी, लास्ट जो है कंडीशनल ब्रांच, इसमें आपका ALU सिर्फ ये चेक करेगा डिटरमिन वेदर द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है जी, और अगर ट्रू है तो जो आपके इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट हुआ है उसको नेक्स्ट साइकिल्स में जंप कर देगा। ठीक है,
तो इस साइकिल में ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, डिपेंड कर रहा है आपकी इंस्ट्रक्शन टाइप क्या है। ओके जी, ये कंडीशनल ब्रांच में उसने सिर्फ ये चेक करना है कि आपकी कंडीशन जो है वो ट्रू है या फॉल्स है, और ये कंडीशन जो है वो आपकी ALU में चेक हो रही है। कई दफ़ा ये होता है, बल्कि आप आगे जाके देखेंगे कि आपकी जो कंडीशन है, आपका एक सेपरेट कंपैरेटर भी आपके आप ब्लॉक में एक अपने पाइपलाइन में एक ब्लॉक फिक्स कर देते हैं जो सिर्फ कंपैरिजंस कर रहा होता है। ठीक है, सेपरेट ब्लॉक भी आप यूज़ करते हैं। ALU डिफरेंट बाकी काम कर रहा होता है। ALU लॉजिकल ऑपरेशंस कर रहा है, लेकिन अगर आपने कंडीशन को चेक करना है तो आप एक कंपैरेटर साइड पे लगा देते हैं जो सिर्फ ब्रांचेस को ट्रीट कर रहा होता है। ओके जी, नेक्स्ट साइकिल है मेमोरी एक्सेस साइकिल। अगेन मैंने आपको कहा था अगर आपके यहाँ पे ब्रांच है तो फिर वो ये जो मेमोरी एक्सेस साइकिल है, अगर आपकी इंस्ट्रक्शन जो है वो लोड किया है तो क्या होगा, मेमोरी डज अ रीड यूजिंग द इफेक्टिव एड्रेस कंप्यूटेड इन प्रीवियस साइकिल। ठीक है जी, जो इफेक्टिव एड्रेस आपका प्रीवियस साइकिल्स में यहाँ पे या फिर ये मेमोरी रेफरेंसिंग में कैलकुलेट हुआ है। इन केस ऑफ जंप आपका जो इफेक्टिव एड्रेस है, या जो इन केस ऑफ मेमोरी रेफरेंसिंग इसमें जो इफेक्टिव एड्रेस है वहाँ पे आपका लोड कर देगा। ठीक है जी, अगर आपका डेटा आपने लोड करना है तो आपका इफेक्टिव एड्रेस जो है वो मेमोरी रेफरेंसिंग से जनरेट हो रहा है। अगर आप जंप कर रहे हैं तो आपका इफेक्टिव एड्रेस जो है वो इंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ हो रहा है, और आपकी जो आप मेमोरी को एक्सेस करेंगे तो बेसिकली आप इंस्ट्रक्शन मेमोरी को एक्सेस करेंगे। ठीक है जी, तो इफ इंस्ट्रक्शन इज लोड, मेमोरी डज अ रीड यूजिंग द इफेक्टिव एड्रेस कंप्यूटेड इन द प्रीवियस साइकिल। जो प्रीवियस साइकिल्स में इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट हुआ है वहाँ पे आपका लोड, वहाँ से आपके कंटेंट्स पिक किए जाएंगे और रजिस्टर में स्टोर हो जाएंगे। और इफ द इंस्ट्रक्शन इज स्टोर, मेमोरी राइट्स द डेटा, ठीक है, फ्रॉम द सेकंड रजिस्टर, जो आपका रजिस्टर स्पेसिफायर के अंदर आपके कंटेंट्स हैं रजिस्टर, वहाँ से आप रजिस्टर फाइल से आप एक रजिस्टर पिक करेंगे और उसके कंटेंट्स को आप इफेक्टिव एड्रेस मेमोरी का जो है उस मेमोरी में, उस इफेक्टिव एड्रेस पे मेमोरी में आप अपने कंटेंट्स को राइट कर देंगे। ठीक है जी, लास्ट साइकिल है, और लास्ट साइकिल में क्या हो रहा है जी, आपके रिजल्ट्स जो हैं वो रजिस्टर फाइल में राइट करने हैं। ठीक है जी, तो रजिस्टर ALU इंस्ट्रक्शंस के अंदर क्या होगा, जब आपने आपके ALU ने ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया तो इस 5th साइकिल में आपका रिजल्ट जो है वो RD के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है जी, आपका रिजल्ट स्टोर हो जाएगा। और लोड के केस में अगर आपने मेमोरी से कोई चीज़ एक्सेस करनी है तो जो प्रीवियसली आपने रीड किया था इस साइकिल में, मेमोरी एक्सेस में जो आपने कंटेंट्स को रीड किया है, वो आपके कंटेंट्स इस राइट बैक साइकिल में डेस्टिनेशन रजिस्टर में राइट कर दिए जाएंगे, स्टोर कर दिए जाएंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ लें। ये 5 साइकिल्स हैं और मैंने इनको 1 बाय 1 डिस्कस किया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके जी, मैंने पहले डिस्कस किया था, एक बार याद रखें, अभी मैं आपको जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैंने आपको ये सब साइकिल एक्सप्लेन किए हैं, ये साइकिल्स मैंने आपको इसीलिए एक्सप्लेन किए हैं। यस सर, अभी आपने जो 5 स्टेप्स बताए हैं क्या वो एक क्लॉक साइकिल के अंदर परफॉर्म हो रहे होंगे? नहीं, हर साइकिल जो 5 स्टेप्स बताए हैं ये हर स्टेप जो है एक साइकिल कंज्यूम कर रहा है, और हम कुछ इस तरह का करेंगे कि ये सारे साइकिल्स हर क्लॉक में परफॉर्म हो रहे हो, हर क्लॉक साइकिल में परफॉर्म हो रहे हो। इस पे थोड़ा सा वेट करें, लेकिन ये जो स्टेप्स हैं इसमें से हर स्टेप एक सिंगल क्लॉक साइकिल कंज्यूम कर रहा है। इंस्ट्रक्शन फेच एक क्लॉक साइकिल कंज्यूम कर रहा है, इंस्ट्रक्शन डिकोड एक क्लॉक साइकिल कंज्यूम कर रहा है, एग्जीक्यूशन साइकिल एक क्लॉक साइकिल कंज्यूम कर रहा है, मेमोरी साइकिल एक साइकिल कंज्यूम कर रहा है, राइट बैक साइकिल एक साइकिल कंज्यूम कर रहा है। ये सब साइकिल्स एक साइकिल कंज्यूम कर रहे हैं, और टोटल 5 साइकिल्स हैं जो हमने यहाँ पे डिफाइन किए हैं। ठीक है, ठीक है जी सर, ठीक है, थैंक यू। ओके, अब एक बात याद रखें, अभी तक हमने पाइपलाइन नहीं बनाई, हम एक अनपाइपलाइन रिस्क इंस्ट्रक्शन सेट को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। हम उस अनपाइपलाइन इंस्ट्रक्शन को कुछ इस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे कि उसकी एग्जीक्यूशन 5 स्टेप्स में हो। अगर हमें ये 5 स्टेप्स समझ आ जाएंगे अनपाइपलाइन
प्रोसेसर के केस में तो हम इन्हीं स्टेप्स को यूज करते हुए पाइपलाइन माइक्रो प्रोसेसर या पाइपलाइन इंस्ट्रक्शंस पाइपलाइन रिस्क इंस्ट्रक्शन सेट को इंप्लीमेंट करेंगे। ये स्टेप्स आपके अनपाइपलाइन रिस्क इंस्ट्रक्शन सेट में कंज्यूम हो रहे हैं। हमने अपनी एक अनपाइपलाइन माइक्रो प्रोसेसर में जो एग्जीक्यूशन है, जो एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीटली एग्जीक्यूट होती है फ्रॉम फेचिंग टू रिजल्ट्स, उसको हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। और हम इन 5 साइकिल्स को इंप्लीमेंट करना जा रहे हैं विदाउट पाइपलाइनिंग, ठीक है। और फिर हम देखेंगे कि हम विद पाइपलाइनिंग इन स्टेप्स का कैसे फायदा उठा सकते हैं, ठीक है जी। तो ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस हुआ है, आज के लेक्चर में भी डिस्कस हुआ है कि आपकी ब्रांच इंस्ट्रक्शंस 3 साइकिल्स कंज्यूम कर रही हैं, स्टोर इंस्ट्रक्शंस 4 साइकिल्स कंज्यूम कर रही हैं। इसके अलावा जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो 5 साइकिल्स कंज्यूम करती हैं, ठीक है जी। ब्रांच इंस्ट्रक्शंस 3 साइकिल्स कंज्यूम कर रही हैं, स्टोर इंस्ट्रक्शंस 4 साइकिल्स कंज्यूम कर रही हैं, बाकी सब इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो 5 साइकिल्स कंज्यूम कर रही हैं, ठीक है जी। तो अब हम पाइपलाइन इंस्ट्रक्शन सेट को इंप्लीमेंट करते हैं और आप देखेंगे जो अनपाइपलाइन रिस्क इंप्लीमेंटेशन के जो कॉन्सेप्ट्स हमने यहाँ पे जो 5 साइकिल्स हमने डिस्कस किए हैं उनको हम कैसे फ़ायदा उठाएंगे और हम अपने जो आर्किटेक्चर है उसको पाइपलाइन कर देंगे, ठीक है जी। तो 5 क्लॉक साइकिल्स मैक्सिमम आपकी इंस्ट्रक्शन कंज्यूम कर रही हैं, तो आप अपनी पाइपलाइन को 5 पाइपलाइन स्टेजेस की पाइपलाइन बना रहे हैं, ठीक है जी। 5 स्टेजेस आपकी पाइपलाइन के अंदर होंगी। If an instruction is started every clock cycle, ideal case है, ठीक है जी, the performance will be 5 times that of an unpipelined processor. अगर आपका unpipelined processor 5 cycles consume कर रहा है तो पाइपलाइन प्रोसेसर जो है वो 1 क्लॉक साइकिल कंज्यूम कर रहा होगा, ठीक है। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने अब याद रखनी है। ये जो नीचे जो पॉइंट्स हैं इनको आपने इसको आपने याद रखना है। डोंट ट्राई टू परफॉर्म 2 डिफरेंट ऑपरेशंस Again, don't try to perform 2 different operations with the same data path resource on the same clock cycle. Data path and controllers आप digital systems में पढ़ चुके हैं। अभी हम अपनी पाइपलाइन को उसी फॉर्म में डेटा पाथ एंड कंट्रोलर की फॉर्म में आप उसको देखेंगे। हम पाइपलाइन का डेटा पाथ हम डिजाइन करने जाएंगे, तो इस डेटा पाथ का जो है ना बेसिकली आप कॉन्सेप्ट्स डेटा पाथ एंड कंट्रोलर्स के कॉन्सेप्ट्स जो है आप डिजिटल सिस्टम्स के अंदर स्टडी कर चुके हैं, ठीक है जी। तो एक डेटा पाथ एक रिसोर्स है, उसको आप एक क्लॉक साइकिल में उससे सिर्फ एक काम लेंगे, एक से ज्यादा काम ही लेंगे। अगर लेट्स सपोज डेटा पाथ में हम ALU की बात करते हैं, ठीक है जी, अगर हम ALU की बात करते हैं तो हम एक साइकिल में या तो ALU से कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन करा रहे होंगे या फिर हम कोई इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करा रहे होंगे, कोई एक काम हो रहा होगा। आप एक साथ 2 काम करने की कोशिश, 2 ऑपरेशंस परफॉर्म करने की कोशिश नहीं करेंगे सिंगल क्लॉक साइकिल में। अगर आपको 2 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, आपने एडिशन भी करनी है और इफेक्टिव एड्रेस भी कैलकुलेट करना है, अगर जैसा नहीं होगा क्योंकि हमारा रिस्क आर्किटेक्चर है, तो आप एक सिंगल क्लॉक साइकिल में सेम क्लॉक साइकिल में ये काम नहीं करेंगे। किसी भी डेटा पाथ रिसोर्स को आप मल्टीपल ऑपरेशंस के लिए यूज़ नहीं करेंगे, आप सिर्फ एक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे एक सिंगल क्लॉक साइकिल के अंदर। इस चीज़ को आपने याद रखना है। अगर आप ये करने की कोशिश करेंगे तो हैजर्ड्स क्रिएट होंगे, जो आप लोगों ने डिजिटल सिस्टम्स के अंदर पढ़ा हुआ है। डेटा हैजर्ड्स और भी तरह के हैजर्ड्स हैं जो हम यहाँ पे जिनको हम पाइपलाइन हैजर्ड्स बोलते हैं, जो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो वो हैजर्ड्स क्रिएट हो जाएंगे जिनको हमने अवॉइड करना है, ठीक है। और अगर आते हैं तो उनको हैंडल भी करना है, ठीक है जी। तो ये आपकी एक पाइपलाइन की एक सिंपल सी डायग्राम है। इसी को हम आगे इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं, हमने आगे एक्सटेंड करना है। तो ये वाई एक्सिस की एक तरफ अगर आप देखें तो ये आपकी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है, ith इंस्ट्रक्शन है, और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस आप पाइपलाइन में इंसर्ट करते जा रहे हैं। जो टॉप पे नंबरिंग है 0 1 2 3 4 5 अप टू 9, ये कंटिन्यू हो रही है। ये बेसिकली क्लॉक साइकिल्स हैं, ठीक है। फर्स्ट क्लॉक नंबर, सेकंड क्लॉक साइकिल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 9th, 10th, 11th एंड सो ऑन, ठीक है जी। तो फर्स्ट क्लॉक साइकिल में आपकी एक पूरी इंस्ट्रक्शन प्लेस हो गई, जिसको हमने 5 पार्ट्स में अनपाइपलाइन प्रोसेसर के केस में 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था। IF, ID, एग्जीक्यूशन, मेमोरी, राइट बैक। ये आपकी एक इंस्ट्रक्शन है जिसके 5 पार्ट्स हैं। नेक्स्ट साइकिल में आपने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को प्लेस कर दिया, थर्ड साइकिल में आपने थर्ड इंस्ट्रक्शन को प्लेस कर दिया,
फोर्थ में आपने फोर्थ इंस्ट्रक्शन को प्लेस कर दिया एंड फिफ्थ में आपने फिफ्थ इंस्ट्रक्शन को प्लेस कर दिया। इसी तरह आप कंटिन्यू करते जाएंगे और ये इंस्ट्रक्शन 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन प्लेस होती जाएंगी और ये इंस्ट्रक्शन पैरेलल में एग्जीक्यूट होंगी। आप देख सकते हैं कि इस फिफ्थ स्टेप में आपकी ये पाइपलाइन के पांचों स्टेप्स जो हैं वो कैप्चर हुए हैं। इस फिफ्थ क्लॉक साइकिल में आप फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का राइट बैक परफॉर्म कर रहे हैं, लास्ट और फिफ्थ इंस्ट्रक्शन का इंस्ट्रक्शन फेच परफॉर्म कर रहे हैं। हर इंस्ट्रक्शन का कोई ना कोई पार्ट परफॉर्म हो रहा है। तो इस फिफ्थ साइकिल में CC स्टैंड्स फॉर क्लॉक साइकिल, इसको हम कहते हैं कि आपकी पाइपलाइन जो है वो स्टेडी स्टेट सिचुएशन में है, ठीक है। और जैसे जैसे अब आप इंस्ट्रक्शंस ऐड करते जाएंगे आपकी पाइपलाइन स्टेडी स्टेट सिचुएशन में होगी, क्योंकि आप यहाँ पे 6 इंस्ट्रक्शन इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे IF पार्ट होगा और अगेन जब आप 6 साइकिल पे होंगे तो यहाँ पे अगेन ये आपकी स्टेडी स्टेट कंडीशन मेंटेन रहेगी और आपकी पांचों ऑपरेशंस जो हैं परफॉर्म हो रहे होंगे। 7 इंस्ट्रक्शन होंगी, ये राइट बैक टू IF परफॉर्म हो रहा होगा बिल्कुल उसी तरह, ठीक है। ये जो रेक्टेंगल है ये आपकी क्लॉक साइकिल से हर क्लॉक साइकिल पे आगे आगे मूव करती जाएगी और हर क्लॉक साइकिल में आपके सारे ऑपरेशंस अवेलेबल होंगे, ठीक है जी। तो आप इसको ऐसे इस पाइपलाइन को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि पाइपलाइन कैन बी थॉट ऑफ एज अ सीरीज ऑफ डेटा पाथ शिफ्टेड इन टाइम। ये एक सिंगल डेटा पाथ है, ठीक है। ये जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है, अगर आप अन पाइपलाइन प्रोसेसर की बात करें तो ये उसका डेटा पाथ है और पाइपलाइन प्रोसेसर के केस में आपकी हर पाइपलाइन 1 क्लॉक साइकिल टाइम में शिफ्ट हुई है। ये एक डेटा पाथ है, इस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का डेटा पाथ है, हर इंस्ट्रक्शन का ये डेटा पाथ है और हर डेटा पाथ टाइम में सिंगल क्लॉक साइकिल शिफ्ट हुई है। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछना है। जी, जहां तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछना है। ओके जी, अब हमने इसी डायग्राम को इस डेटा पाथ की फॉर्म में हम देख रहे हैं। Y एक्सिस पे आपकी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है, उसका ऑर्डर है इंस्ट्रक्शंस का, बिल्कुल उसी तरह जैसे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं, और ये Y एक्सिस पे आपकी इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म होती जा रही हैं। ये आपका एक सिंगल डेटा पाथ है, ये आपका सेकंड डेटा पाथ है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। और आप यहाँ देख सकते हैं इस फिफ्थ के ऊपर आपके सब ऑपरेशंस जो एक डेटा पाथ में अवेलेबल होते हैं वो सब के सब ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। रजिस्टर ऑपरेशन आपका इस फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का परफॉर्म हो रहा है। ये आपकी जो DM है इट इज डेटा मेमोरी, इंस्ट्रक्शन मेमोरी की हम बात नहीं कर रहे, ठीक है जी। इंस्ट्रक्शन मेमोरी भी इसी तरह हैंडल होगी, इसको हम आगे जाके देख लेंगे। तो यहाँ आपका मेमोरी है, डेटा मेमोरी, ये बेसिकली ये आप डेटा के लिए यूज हो रही है। तो सेकंड इंस्ट्रक्शन का ये पार्ट कंज्यूम हो रहा है, ये पार्ट परफॉर्म हो रहा है जो बेसिकली फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का फोर्थ पार्ट है, ठीक है जी। और इस केस में आपका ALU परफॉर्म हो रहा है जो बेसिकली अगर आप सिंगल इंस्ट्रक्शन की बात करें तो इंस्ट्रक्शन का थर्ड पार्ट है, लेकिन यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है। ये सेकंड पार्ट है, ये फोर्थ इंस्ट्रक्शन का सेकंड पार्ट इस क्लॉक साइकिल में कंज्यूम परफॉर्म होगा और फिफ्थ इंस्ट्रक्शन का फर्स्ट पार्ट इंस्ट्रक्शन मेमोरी, ये DM स्टैंड्स फॉर डेटा मेमोरी, IM स्टैंड्स फॉर इंस्ट्रक्शन मेमोरी, ठीक है जी। ये आपकी दोनों रैम्स हैं, मेमोरी हैं, ठीक है। तो आपकी जो मेमोरी जो डेटा जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो इंस्ट्रक्शन मेमोरी में होती हैं, जो डेटा होता है वो डेटा मेमोरी में होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि आप इस क्लॉक साइकिल में फिफ्थ क्लॉक साइकिल में जो आपकी स्टेडी स्टेट कंडीशन में आपका पाइपलाइन चला गया है, इसमें आपके सब ऑपरेशंस पर डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, हर इंस्ट्रक्शन डिफरेंट है और हर इंस्ट्रक्शन का कोई ना कोई पार्ट परफॉर्म हो रहा है। यहाँ तक क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया? ओके जी, मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आपने यहाँ पे सेपरेट मेमोरीज यूज़ की हैं, डेटा के लिए अलहदा यूज़ किया है और इंस्ट्रक्शन के लिए अलहदा मेमोरी यूज़ की है, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपकी एक इंस्ट्रक्शन 5 साइकिल्स कंज्यूम करती है। अन पाइपलाइन के केस में आपकी इंस्ट्रक्शन जो है वो एक सिंगल इंस्ट्रक्शन 5 क्लॉक एट मोस्ट 5 क्लॉक साइकिल कंज्यूम करती है, ठीक है। और अगर आपने मेमोरी को एक्सेस करना है
तो हर क्लॉक साइकिल में आप मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप सिंगल इंस्ट्रक्शन के डेटा पाथ की बात करें तो आप यहाँ पे मेमोरी को एक्सेस करें, और इफ फर्स्ट पार्ट में इंस्ट्रक्शन को फेच करने के लिए आप डेटा को इंस्ट्रक्शन को फेच करने के लिए मेमोरी को एक्सेस करें, तो एक सिंगल इंस्ट्रक्शन में आपने 2 दफा मेमोरी को एक्सेस करना है, वन फॉर डेटा एंड वन फॉर इंस्ट्रक्शन। ठीक है जी। तो अगर आपकी इंस्ट्रक्शन 5 साइकिल्स कंज्यूम कर रही है, तो हर क्लॉक साइकिल में आप मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं। अब पाइपलाइन के केस में क्या होगा? पाइपलाइन के केस में ये होगा कि आपकी 5 इंस्ट्रक्शंस जो हैं, 5 इंस्ट्रक्शंस मेमोरी में, हर सिनेरियो में आपको मेमोरी को एक्सेस करना पड़ सकता है। आपकी इंस्ट्रक्शन को इस फॉर्म में हो सकती है कि हर साइकिल में आपको मेमोरी को एक्सेस करना पड़ सकता है। तो मेमोरी मस्ट डिलीवर 5 टाइम्स द बैंडविड्थ। उसकी जो बैंडविड्थ है इट मस्ट बी 5 टाइम्स। अगर आप 5 स्टेज पाइपलाइन को इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो आपकी मेमोरी को 5 टाइम्स उसकी बैंडविड्थ होनी चाहिए कि एक साइकिल में 5 टाइम्स वो आपको डेटा प्रोवाइड कर सकती हो। आपको ऐसी मेमोरी कनेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है जी। रजिस्टर फाइल इज यूज इन 2 स्टेजेस। अब हाँ, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे भी रजिस्टर यूज हो रहा है, यहाँ पे भी रजिस्टर यूज हो रहा है, राइट। अब हमने अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आपका हर एक पाइपलाइन स्टेज जो है वो एक सिंगल क्लॉक साइकिल कंज्यूम कर रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई थी कि डोंट ट्राई टू परफॉर्म 2 डिफरेंट ऑपरेशंस विद द सेम डेटा पाथ रिसोर्स ऑन द सेम क्लॉक साइकिल। ये आपको अलाउड नहीं है, आपने इसे हर सूरत में अवॉइड करना है। लेकिन अगर आप इस पाइपलाइन को देखें, इस 5th साइकिल पे देखें और इसे ऑनवर्ड जितनी भी साइकिल्स हैं अगर आप उन पे थोड़ा गौर करें तो यहाँ पे भी रजिस्टर एक्सेस हो रहा है, यहाँ पे भी रजिस्टर एक्सेस हो रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि आप एक साथ 2 काम नहीं कर सकते, लेकिन आपने यहाँ पे राइट बैक साइकिल में अपने रिजल्ट्स को रजिस्टर में स्टोर करना है, और इस इंस्ट्रक्शन डिकोड या रजिस्टर फेच साइकिल में इन रजिस्टर्स को रीड भी करना है। उन्हीं रजिस्टर्स को रीड करना है, उन्हीं रजिस्टर्स में आपने डेस्टिनेशन में आपने रिजल्ट को स्टोर करना है। क्लॉक साइकिल एक है और आपने अपने दोनों रजिस्टर्स को एक्सेस करना है। ये कॉन्फ्लिक्ट है। तो आपने अगर डिजिटल सिस्टम्स का जो कोर्स आपने 3rd सेमेस्टर में पढ़ा था, अगर वहाँ पे कुछ थोड़ा सा गौर करें तो आप में से कोई मुझे आइडिया दे सकता है कि हम इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, इस इशू को कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि एक सिंगल क्लॉक साइकिल में आप दोनों ऑपरेशंस परफॉर्म कर दें। आप रजिस्टर में राइट भी कर दें अपने रिजल्ट्स को और अपने रजिस्टर्स को रीड भी कर लें। जी, कोई आंसर मुझे करे आप में से कि हम इसको कैसे, इस सिचुएशन को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। गेस करें, थोड़ा याद करें। हमने ये डिजिटल सिस्टम्स के कोर्स में इसको हमने, आप लोगों ने इसको बिल्कुल देखा होगा। उनके कॉन्सेप्ट्स को आप यूज़ करें तो आप इस सिचुएशन को इजीली हैंडल कर सकते हैं। यस, जी कोई तो मुझे आंसर कर दे। जी, ये ख्वाजा हमाद कौन है? ये खतीजा मरियम, आपका माइक जो है वो म्यूट नहीं हुआ हुआ, इसे म्यूट करके रखा करें। अनलेस आपने क्वेश्चन करना है तो ज़रूर मुझसे क्वेश्चन करें और माइक को अनम्यूट करें। लेकिन अगर आप आइडल हैं, बैठी हुई हैं, तो माइक को म्यूट किया करें। जी ख्वाजा, आप जो है मुझे इसका आंसर करें। कोई रफ सा तुक्का लगा दें, ज़रूरी नहीं है आपका आंसर ठीक हो, गलत भी आप कर सकते हैं। लेकिन काइंडली आप सारों से रिक्वेस्ट है, आप इसे पार्टिसिपेट जरूर किया करें। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप गलत आंसर कर देंगे, लेकिन एटलीस्ट आपकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। जी, क्या ख्याल है? बाकी भी आंसर कर सकते हैं, लेकिन मैंने ख्वाजा को कहा है, ख्वाजा जनाब जो हैं वो। जी खदीजा मरीम, आपने हैंड रेज किया। सर मैं कहना चाह रही थी कि अगर हम लैच कर दें इसको किसी जगह पे जो हमें रीड करना है, तो अगेन आपका सिंगल क्लॉक साइकिल है, आपने लैच भी करना है, रजिस्टर से उठा के किसी लैच में स्टोर भी करना है, तो उसके लिए भी आपको एक साइकिल रिक्वायर्ड होगा। तो रीड करेंगे या राइट करेंगे? साइकिल तो एक ही है ना।
सर हम पिछले साइकिल में कर सकते हैं अगर उस साइकिल में जगह है। नहीं, उसमें जगह नहीं है ना। हमने अपनी पाइपलाइन ऐसी बनाई हुई है कि हमारा ये जो फर्स्ट और फोर्थ इंस्ट्रक्शन का जो ओवरलैप है उसमें दोनों में आपका रजिस्टर फाइल एक्सेस हो रही है, एक में रीडिंग के लिए, एक में राइट के लिए। हम इस डायग्राम को देखें, इस पे गौर करें। सर एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब इस चीज से रिलेटेड नहीं है सर। मुझे समझ नहीं आ रही कि जो हमारा मतलब माइक्रो प्रोसेसर है दैट इज अ हार्डवेयर ना, तो उसमें जो पावर की क्या लेंगे लूप हो रहा है या पावर का एक पाथ बन रहा है, हाउ इज दैट हैपनिंग व्हेन वी आर डूइंग दिस पाइपलाइनिंग? पावर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन। जी लाइक यस, ये जो पाइपलाइन है इसके लिए एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड है। ये भी एक हार्डवेयर है सर। ये जो एनर्जी का एक पाथ है ना, जब हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाह रहे हैं एएलयू वाला, ठीक है, अगर कह लें तो एनर्जी का एक पाथ होगा जो उसको एक्टिवेट करेगा उस कंपोनेंट को हार्डवेयर के ऊपर फॉर दैट परफॉर्मेंस, राइट? सो व्हेन वी आर डूइंग दिस पाइपलाइनिंग एंड देन दिस होल सर्किट इज इंटरकनेक्टेड, ठीक है, तो हमें और ये सब के सब एनर्जी डेसिपेट कर रहे होंगे। लेकिन हाउ डू वी मेक श्योर दैट अगर रजिस्टर का काम करना है उसका एक पाथ स्पेसिफाइड वो डिस्टर्ब ना हो व्हेन वी आर डूइंग अनदर टास्क ऑन द सेम हार्डवेयर? इसी को तो हमने अवॉइड किया हुआ है। ये जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, यहाँ पे ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पे किया, हम ये कर ही नहीं रहे हैं, हम उसे डिस्टर्ब कर ही नहीं रहे हैं। अगर आपका एक पार्ट में एएलयू कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है तो वो किसी और इंस्ट्रक्शन को अलाउड नहीं करेंगे हम कि वो भी उसे यूज करे। और यहाँ पे हुआ भी हुआ है किसी भी एक साइकिल में सिर्फ किसी भी क्लॉक साइकिल में मेरी बात सुन लें, किसी भी क्लॉक साइकिल में सिर्फ एक सिंगल एएलयू यूज हुआ है, मल्टीपल एएलयूज नहीं यूज हुए। जी तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हमारा सिर्फ एक ही यूज हो। अब आप बताएं, आप क्या कहना चाह रही हैं? तो मैं कह रही हूँ कि जो हमारा हार्डवेयर है उसके ऊपर तो सारे कंपोनेंट आपस में इंटरलिंक्ड है ना। यस, so when we are talking about energy path it needs a path, तो when like ALU का जो पाथ है उसके साथ रजिस्टर्स और बाकी ऑपरेशंस की कंपोनेंट्स भी अटैच्ड हैं, तो वो एनर्जी का जो पाथ है वो हम कैसे इंश्योर कर रहे हैं कि वो सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है और वो किस तरह से मल्टीपल पाथ्स एक टाइम पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं in regards with energy? Like I feel like this is a very different question. Okay. ये आपका ये जो फर्स्ट टॉपिक इंस्ट्रक्शन है, ये लेट्स सपोज अनपाइपलाइन प्रोसेसर है और उसके ये 5 पार्ट्स जो हैं वो एक 5 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया है। हर साइकिल में एक पार्ट एनेबल हुआ है, वो यूज हुआ है, उसने एनर्जी डेसिपेट की और वो नेक्स्ट साइकिल पे चला गया। इस साइकिल में उसने रजिस्टर्स को यूज किया, एनर्जी डेसिपेट हुई, एएलयू में चला गया, एएलयू में एनर्जी डेसिपेट हुई, आगे चला गया और एंड सो ऑन। ठीक है, जब वो यूज करते हैं एक पार्ट को तो कोई पाथ एनर्जी का पाथ फॉलो होता है ना बेसिकली टू एक्टिवेट दैट कंपोनेंट एंड परफॉर्म दैट वन थिंग। ये अगर हम एक सिंगल अनपाइपलाइन की बात करें तो एनर्जी पाथ ये नहीं बनेगा लेफ्ट टू राइट, या कोई और पाथ बनेगा। एनर्जी पाथ का मतलब ये है कि उस कंपोनेंट को एक्सेस करने के लिए we will give that component energy and then whatever the process is going to happen, right? Yes, हम यहाँ पे हम without giving energy to any of these components, how can we use them? हम इन्हें अगर ALU को यूज करें तो it means they have energy, हमने उन्हें दी हुई है। तो ये एनर्जी पाथ अगर आपका यहाँ पे लेफ्ट टू राइट एनर्जी पाथ नहीं आपका बनेगा। सर मेरा कहने का मतलब है अगर मतलब ये आपका मैं कह रही हूँ कि हमारा जो हार्डवेयर है उसके ऊपर तो सारे कंपोनेंट्स अटैच्ड है ना, हार्डवेयर हैज ऑल द कंपोनेंट्स ऑन वन। लेकिन अगेन आपने अपने फर्स्ट चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स देखे होंगे, उसमें हमने पावर गेटिंग के कॉन्सेप्ट्स को देखा था। आपके जो अनयूज कंपोनेंट्स हैं वो आइडल स्टेट में होते हैं और आप उनको इवन स्विच ऑफ भी कर सकते हैं। जी सर, अब जो क्वेश्चन है मेरा वो ये है, जब हम पाइपलाइनिंग कर रहे हैं then we are performing more than one operation at one time, तो सबके सब ऑन है, components तो फिर सबके सब ऑन है। उसका जो पाथ है सर वो everybody knows के how the energy path will be followed and it does not do any distortion with another component at the same time. Yes, ऐसे ही हो रहा है सर। इसके ऊपर कोई मुझे गाइडलाइन मिल सकती है where I can have more visual
understanding about this energy path. अगर आपके if you have any information on that. मुझे यहाँ तो आपका क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, यहाँ मुझे अपना क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है क्योंकि सर मुझे मेरा again- क्वेश्चन थोड़ा सा इससे काफी हटके है। नहीं, मुझे आपकी एनर्जी पाथ की बात समझ आ गई है ना। आप यही कह रही हैं कि जी आपके सर। एक ही एट अ टाइम सब के सब ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, राइट? यही कह रही हैं आप। जी सर। अब आपको एनर्जी पाथ, अब आप एनर्जी पाथ की अगर बात कर रही हैं तो आप सिंगल इंस्ट्रक्शन के लिए बात कर रही हैं, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस के लिए बात कर रही हैं? मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस। इट मींस पाइपलाइन प्रोसेसर की बात कर रही हैं ना? जी 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 जी। ठीक है, तो उस केस में अगर आप इस फिफ्थ इंस्ट्रक्शन का इस राइट बैक साइकिल में इस रजिस्टर एक्सेस कर रही हैं तो दीज रजिस्टर्स टेक पावर ले रहे हैं ना? जी सर। और इस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए वो रैम को एक्सेस कर रहे हैं। ये रैम जो है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए एक्सेस हो रहा है, इस इंस्ट्रक्शन के लिए वो ऑलरेडी एक्सेस कर चुका है। हाँ लेकिन ये दोनों एक साथ एक्सेस हो रहे हैं, लाइक वन नहीं, एट वन। ये प्रीवियस साइकिल में एक्सेस हुआ है, इस इंस्ट्रक्शन के लिए, सेकंड इंस्ट्रक्शन के लिए ये फिफ्थ साइकिल में। नहीं वो सही बात है, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर इन वर्टिकल कॉलम में देखें तो दो डिफरेंट कंपोनेंट या 5 डिफरेंट कंपोनेंट पूरे हार्डवेयर के ऊपर एक्सेस हो रहे हैं एक साथ, फॉर डिफरेंट रीजंस। और ये सब के सब जो हैं ये आपकी एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं। तो अब आप यहाँ पे आप पाथ कौन से पाथ की बात कर रही हैं? सर मेरा बस क्वेश्चन था, जब हम हार्डवेयर की चिप देखते हैं एवरी कंपोनेंट इज लाइक कनेक्टेड टू ईच अदर ना? यस, ये पाइपलाइन भी हार्डवेयर में है। जी सर। अच्छा, पाइपलाइन हार्डवेयर में। यस, ये पाइपलाइन हार्डवेयर में, ये हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी हम इसे समझ रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पाइपलाइन को इम्प्लीमेंट करेंगे, उसका जो हार्डवेयर होगा वहाँ पे शायद आपको फिर एनर्जी पाथ होगा। अच्छा सर, वो इसका मतलब वो बिल्कुल सिंपल जो हमारा वो जो एक पाथ वाला या जिसमें पाइपलाइन नहीं है, अनपाइपलाइन प्रोसेसर से आपका पाइपलाइन प्रोसेसर का हार्डवेयर डिफरेंट है। ओह सर, दैट एक्सप्लेन्स माय क्वेश्चन बिकॉज़ आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड कि ये उस तरह के हार्डवेयर के ऊपर ये कैसे अचीव हो रहा है। नहीं, वेलकम। चलिए, शुक्र, अच्छी बात है, समझ आ गया। ओके जी, कोई और क्वेश्चन है आप में से किसी का? ख्वाजा से मैंने पूछा था, वो अभी तक खामोशी से बैठा हुआ है जी। ख्वाजा हमाद जी, आपने मुझसे मेरा क्वेश्चन ये था कि आपके ये जो एक फिफ्थ साइकिल में दोनों रजिस्टर्स एक्सेस हो रहे हैं, जबकि हमने कहा है कि आपने एक साथ 2 काम नहीं करने, जबकि यहाँ पे हो रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? ख्वाजा मान ने मुझे बहुत ही अच्छा मैसेज किया, सर आपके सवाल का जवाब नहीं आता मुझे। मैं भी अर्ज कर रहा हूँ बहुत देर से कि आप आता है या नहीं आता, एटलीस्ट मुंह से बोल दें ताकि बाकी लोग भी सुन लें और उनमें कुछ हौसला पैदा हो, आपकी तरह वो डरपोक ना हो, वो बता सकें सर हमें आंसर नहीं आता, लेकिन हमारा ख्याल ये है कि ये हो सकता है, या हमारा ख्याल है कि ये हो सकता है। नहीं आता ज़रूर बताएं, आता है ज़रूर बताएं। अभी 5th जनरेशन मोबाइल कम्युनिकेशन है, इसमें डेटा रेट्स बढ़ गए। 5th तो अभी खैर पाकिस्तान में नहीं है, 4th जनरेशन है, इसमें आपके गीगाबिट्स पर सेकंड के आपके थ्रूपुट्स डेटा रेट्स अवेलेबल हैं। लेकिन अभी हो सकता है कि 99th जनरेशन में हम पर्सनली टेलीपोर्ट हो सकते हो और मैं आपके पास आके आपको कुछ कह दूं, ऐसा तब बहुत आगे की बात है, अभी मैं आपके पास तक नहीं पहुंच सकता। ठीक है, परेशान न हों। वो बात कर रहा था वो बात कर रहे थे आप, ठीक है। अगेन अब इन्होंने फिर मुझे मैसेज किया है, मेहरबानी करें अपने माइक को अनम्यूट करें और मुझसे मुखातिब हों। और मैं आपको सबको कई दफ़ा कह चुका हूँ कि मुझसे मैसेजिंग ना किया करें ड्यूरिंग द लेक्चर, मुखातिब हुआ करें। जी ख्वाजा हमाद, माइक को अनम्यूट करें। जी ख्वाजा हमाद, वालेकुम सलाम जी। बस इतनी सी बात थी, आप कहते हैं सर मुझे इसका आंसर नहीं आता, बस इतना सा कह दें सर। वो एक्चुअली आप बात कर रहे थे तो मैं डिस्टर्ब नहीं कर सकता था, तो ओके मैंने खामोशी इख्तियार कर ली थी कि चलें, मैं आइंदा ना खामोशी इख्तियार करूंगा कि भाई मुझे आंसर कर दें। मैंने पूछने के बाद खामोशी इख्तियार की थी। तो एनीवे सर मैं आंसर करने लगा था तो उन्होंने क्वेश्चन कर दिया था, इसलिए मैं रुक गया था। तो आई एम सॉरी अगर आपको ओके चलिए, अगर आंसर करना चाहते हैं ठीक है, अगर नहीं आता तो नो इशू। ठीक है,
सॉरी सर ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आप पार्टिसिपेट जरूर किया करें, इसमें सॉरी करने की कोई जरूरत नहीं है, पार्टिसिपेट जरूर किया करें। यस जी साहब। हमने पढ़ा था रजिस्टर में से एक को आप पिक करते जाते हो, सीरियली पिक करते जाते हो, उसके बैक एंड को स्टोर करते जाते हैं। ये जीएलडी में पढ़ा था सर, यानी कि राइट से आप पिक करते जाए और लेफ्ट पे स्टोर करते जाए। आप सीरियल बिट शिफ्ट रजिस्टर की बात कर रहे हैं तो हर साइकिल में एक बिट शिफ्ट होगी। यहाँ पे आपको अगर 64 बिट का आपका रजिस्टर है तो आपको 64 साइकिल्स चाहिए टू शिफ्ट योर कंटेंट्स। यहाँ पे साइकिल एक है, रजिस्टर्स दो हैं। आप एक रजिस्टर में 64 साइकिल्स कंज्यूम करने की बात कर रहे हैं। सही सर, ठीक है। ठीक है जी। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, रजिस्टर एक है, रजिस्टर फाइल एक है और आपने उसे रीड और राइट दोनों करना है। ओके जी, एक चीज नोट करें, मैं आपको इसका आंसर करता हूँ। यस, कोई आंसर कोई और का? जी जी पूछें, कौन है? सर इसमें हमें चौथी इंस्ट्रक्शन को फिर डिले करना पड़ेगा, IM के बाद उधर इंस्टॉल कर देंगे इसे। यस, आपने गुड, वेरी गुड। मेरा ख्याल है आप ही ने शायद वो अंडरग्रेड में माइक्रो कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ा हुआ है, राइट? मैं सही कह रहा हूँ हाफिज? नो सर मैंने नहीं पढ़ा हुआ। आपने नहीं पढ़ा हुआ? किसने पढ़ा था? आप तीनों में से ख्वाजा नहीं, हाफिज और ये खदीजा, और तीसरा कौन है भाई? MS का स्टूडेंट। आप में से साथ आपने पढ़ा हुआ अंडरग्रेड में? यस सर, यस। ओके ठीक है। तो ये जो हाफिज जो है वो बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी स्टॉलिंग का हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, हम इंस्ट्रक्शन को डिले कर सकते हैं, लेकिन जो सिनेरियो मैं डिस्कस कर रहा हूँ और आप लोगों के सामने मैंने प्रॉब्लम रखा हुआ है, इसको हम विदाउट स्टॉलिंग, विदाउट डिले भी सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिजिटल सिस्टम्स। ठीक है, तो अगेन आखिरी दफा पूछ रहा हूँ, किसी के पास इसका आंसर है तो आप मुझे बता दें, अदरवाइज मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी, कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है? यस सर, अगर हम ये मेथड यूज करें कि एक को हम राइजिंग एज पे लाइक रीड कर लें और फॉलिंग एज पे हम डिफरेंट ट्रिगर्स यूज कर लें, एज ट्रिगर्स राइजिंग एज का और फॉलिंग एज का, एक पे हम रीड कर लें, एक्सीलेंट, करेक्ट आंसर, एक्सीलेंट, 100% करेक्ट, वेरी गुड। हम पहले एक चीज नोट कर लें, मैं अभी इसे एक्सप्लेन करता हूँ। बिल्कुल आपने सही आंसर किया। रोल नंबर क्या है आपका? 53। गुड, ओके जी, वेरी गुड। आप ये गौर करें, ये रजिस्टर में एक डार्क लाइन है, एक डॉटेड लाइन है। इस रजिस्टर में एक डार्क लाइन है, एक डॉटेड लाइन है। यहाँ पे राइट साइड पे डार्क है, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे डार्क है। ठीक है, ये आपने ऑब्जर्वेशन करनी है। और ये पांचों स्टेजेस में, पांचों इंस्ट्रक्शंस में ऐसे हुआ है और ये हमेशा ऐसे ही होगा। ठीक है, तो हम कर रहे हैं, जब हमने इंस्ट्रक्शन डिकोड में रीड करना है, हम उसको रीड कर रहे हैं सेकंड हाफ साइकिल में। आप एजेस भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे साइकिल पूरा हाफ साइकिल कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें बाकी चीज़ें भी काम करना है ना, हम उसे एज सेंसिटिव नहीं बना रहे हैं। लेकिन अगेन आप सेकंड हाफ साइकिल में इंस्ट्रक्शन डिकोड को जो है, आप रीडिंग जो है, जो रीडिंग है यहाँ पे आप सेकंड हाफ साइकिल में, इसीलिए हमने इसे राइट पे यूज किया हुआ है, राइट पे लिखा हुआ है कि सेकंड हाफ में ये XX हो रहा है, और राइट के लिए आप फर्स्ट हाफ साइकिल में उसको राइट कर देंगे। ठीक है जी, यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन है तो आप मुझे बता दें। ये बिल्कुल सही आंसर है कि फर्स्ट हाफ में आप एक ऑपरेशन परफॉर्म कर लें, सेकंड हाफ में आप दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म कर लें, तो हमें डिले की, स्टॉलिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने एक ही साइकिल में रीडिंग भी कर ली और राइटिंग भी कर ली। ठीक है जी, ये हमने राइट किया, ये हमने यहाँ पे रीड किया। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट थिंग इज, क्लियर हो गया सबको? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमने नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद फिर हम देखेंगे ये कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं ना, और जो हैजर्ड्स आएंगे उनको हमने रिजॉल्व करने के लिए हमें स्ट्रेटजीज देखनी पड़ेंगी कि हम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हम एक ही राइजिंग एज पे फर्स्ट हाफ में जो है हम राइट कर रहे हैं, सेकेंड हाफ में हम उसे रीड कर रहे हैं। ठीक है जी, अच्छा एक चीज़ ये है कि हमने यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर शो नहीं किया हुआ इस डायग्राम में। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका इंस्ट्रक्शन फेच स्टेज है ये वाली, इसमें आपने प्रोग्राम काउंटर को इंक्रीमेंट भी करना है, और इंक्रीमेंट करने के लिए आपको 4 का एडिशन करना है, और इस 4 के एडिशन के लिए आप यहाँ पे सेपरेट ALU या एडर यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, अगेन इस पूरी डायग्राम में आपकी प्रोग्राम काउंटर शो नहीं हुआ, इंस्ट्रक्शन मेमोरी जरूर शो हुई है, लेकिन प्रोग्राम काउंटर शो नहीं हुआ। और प्रोग्राम काउंटर बहुत इंपॉर्टेंट
एक कंपोनेंट है आपके माइक्रो प्रोसेसर का, क्योंकि इसने ब्रांचेस को हैंडल करना है, इसने जंप्स को हैंडल करना है, इंस्ट्रक्शन मेमोरी को हैंडल करना है। ठीक है जी, ओके जी। एक बात यहाँ पे मैं अब दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये मैंने प्रीवियस लाइन यहाँ पे उठा के लिख दी है, डोंट ट्राई टू परफॉर्म टू डिफरेंट ऑपरेशंस विद द सेम डेटा पाथ रिसोर्स ऑन द सेम क्लॉक साइकिल। ये आपका डेटा पाथ है, किसी भी एक साइकिल में आप एक साथ दो ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारी मजबूरी है, क्योंकि अगर हम डिले करेंगे तो हमारा एक साइकिल एक्स्ट्रा ज़ाया जाएगा, इसीलिए हमने इसका सोल्यूशन ये निकाला कि हम उसको इस तरह हैंडल करें, राइट को हम फर्स्ट हाफ में कर रहे हैं, रीड को हम सेकंड हाफ में कर रहे हैं। ठीक है जी, बाकी आप कोई भी काम आप परफॉर्म नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे कि भाई आप एक साइकिल में आप डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो सेम डेटा पाथ रिसोर्स में। ठीक है, तो इट इज़ क्रिटिकल टू इंश्योर इंस्ट्रक्शंस इन द पाइपलाइन डू नॉट अटेम्प्ट टू यूज हार्डवेयर रिसोर्सेज एट द सेम टाइम। ठीक है, ये वही बात है। नंबर 2, यहाँ से हम एक बात और ड्रॉ कर रहे हैं कि इंस्ट्रक्शंस इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ पाइपलाइन डू नॉट इंटरफेयर विद वन अनदर। ये जो अभी एनर्जी पाथ की काफ़ी डिस्कशन हुई है, उसमें आप एनर्जी की इंटरफेरेंस की बात कर रही हैं, इसके अलावा भी उनमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका ये ALU है, सिंगल ALU है, और कोई प्रीवियस इंस्ट्रक्शन या नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इस ALU को यूज़ करने की कोशिश करें, ऐसा नहीं होना चाहिए, इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। यानी प्रीवियस इंस्ट्रक्शन इस ALU को यूज़ करना चाह रही हो, या जो आगे फर्दर फॉरवर्ड की इंस्ट्रक्शंस हैं वो इस ALU को यूज़ करना चाह रही हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंटरफेरेंस इन इंस्ट्रक्शंस की आपस में इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, तो इस इंटरफेरेंस को रिड्यूस करने के लिए हम पाइपलाइन रजिस्टर्स यूज़ करते हैं। यहाँ से जो अभी खतीजा ने एनर्जी पाथ की बात की थी, और वो इस पाइपलाइन को एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट या फिर एक सिंपल सॉफ्टवेयर की टर्म्स में शायद सोच रही हो, तो ये बेसिकली हमने इसे हार्डवेयर, ये पाइपलाइन एक हार्डवेयर है। ठीक है जी, तो अब ये हम हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाना शुरू हो रहे हैं। हमें इस सर इसका मतलब है जब हम पाइपलाइनिंग का आपने कहा ना 5 स्टेजेस इस बार हम सिलेक्ट करें, तो हम ये चेंज करेंगे तो फिर हमें हर बार हार्डवेयर भी चेंज करना होगा। यस, अगर आपने एक दफ़ा ये इसीलिए आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ाया जा रहा है कि आप एक कंप्यूटर आर्किटेक्ट की तरह सोचें, और जब आप एक इम्प्लीमेंट करें तो उससे पहले आपका कंप्लीट आर्किटेक्चर रेडी हो, जिसमें पाइपलाइन का आर्किटेक्चर भी आपका डिज़ाइन हुआ हो, आपने वो डिसीजंस लिए हों जो आपका प्रोसेसर के अंदर होने चाहिए। आप एक घर बनाएं तो उसमें अगर आपको एक कमरा और चाहिए तो पॉसिबल तो है, लेकिन एक चिप के लिए वो पॉसिबल नहीं होगा कि आप उसके अंदर पूरी पाइपलाइन को बदल दें। इसीलिए आपको पहले एक डिज़ाइन करना है, ठीक है, पूरा एक डिज़ाइन करना है और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है। सर लेकिन ये हो सकता है कि हम पहले ज़्यादा पाइपलाइन सेट कर दें और उसके बाद जब हमें थोड़ी की यूज़ होता हम थोड़ी पाइपलाइन को यूज़ करके अपनी काम कर लें। कैन वी ओमिट द यूज ऑफ आपके रिसोर्सेज आ जाएंगे एम्बेडेड एप्लीकेशंस के अंदर, तो पहले ही रिसोर्सेज बहुत कम है। आप चाहते हैं कि आपके मिनिमम रिसोर्सेज यूटिलाइज हों, और मिनिमम रिसोर्सेज हों और वो मिनिमम यूटिलाइज हों, तो आप वहाँ का ये आप ऐसा नहीं करेंगे। आपने अपनी पाइपलाइन को एफिशिएंट बनाना है, उसमें मिनिमम रिसोर्सेज होने चाहिए और उसमें सब मसले मसाइल जो हैं वो नहीं होने चाहिए। जी सर, ठीक है जी, ओके जी। तो पाइपलाइन रजिस्टर्स जो हैं वो आप सेपरेशन के लिए आप यूज़ करते हैं हर स्टेज को। पाइपलाइन रजिस्टर स्टोर ऑल द रिजल्ट्स एट द एंड ऑफ अ क्लॉक साइकिल। हर स्टेज के जो रिजल्ट्स हैं वो पाइपलाइन रजिस्टर में क्लॉक साइकिल के एंड पे स्टोर हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है जी, ये अगर आपको अब समझ आ गया ना, ये चीज़ें जो अभी तक हमने डिस्कस की हैं, तो आप पाइपलाइन को इम्प्लीमेंट करना के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, द रिजल्ट्स जो पाइपलाइन रजिस्टर्स के अंदर आपने स्टोर करने हैं आर सर्व्ड एज द इनपुट टू द नेक्स्ट स्टेज ऑन द नेक्स्ट क्लॉक साइकिल। जो रिजल्ट्स आपने स्टोर किए एक स्टेज के, और नेक्स्ट स्टेज के लिए यूज होंगे नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में। ठीक है जी, तो ये आज की लास्ट स्लाइड है। ये रजिस्टर्स हैं पाइपलाइन रजिस्टर्स। ठीक है, इसमें हर स्टेज जो है वो एक दूसरे से सेपरेट हो गई है। ये फुल स्टेज जो है वो इस स्टेज से सेपरेटेड है, ये स्टेज, हर स्टेज सेपरेटेड है। ठीक है जी, कई जगहों पे लिटरेचर में, इवन आपकी बुक के अंदर भी, ये आपके लेट्स सपोज जहाँ पे 1 2 3 4 रजिस्टर्स हैं, कई दफ़ा आप इन्हें एज अ सिंगल बिग रजिस्टर के तौर पे डिस्प्ले कर देते हैं, शो कर देते हैं। तो यहाँ पे 4 रजिस्टर्स की टर्म्स में यहाँ पे बना दें या एक बिग रजिस्टर यहाँ पे बना दें, बात एक ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब के सब पाइपलाइन रजिस्टर्स हैं। तो ये जो 4 रजिस्टर्स हैं मैं इसको एक मैं इसको एक सिंगल रजिस्टर कहूँगा, बल्कि इसे आप सिंगल रजिस्टर कहेंगे।
तो ये जो एक रजिस्टर है ये सेपरेट कर रहा है राइट बैक को और मेमोरी साइकिल को, ठीक है। तो इस बिग रजिस्टर को आप नाम दे देंगे मेमोरी राइट बैक रजिस्टर, ठीक है। ये रजिस्टर्स के नाम है। ये रजिस्टर, ये जो बड़ा सा रजिस्टर है, एक सिंगल रजिस्टर, एक बड़ा सा लार्ज रजिस्टर है, ये राइट बैक और मेमोरी स्टेजेस को सेपरेट कर रहा है और इस रजिस्टर का नाम है मेमोरी राइट बैक रजिस्टर। ये करंट साइकिल में इस मेमोरी के रिजल्ट्स इस स्टेज के रिजल्ट्स को स्टोर करेगा, इन सब के रिजल्ट स्टोर करेगा, ये सब के रिजल्ट स्टोर करेगा और ये रिजल्ट्स राइट बैक साइकिल में इन सब स्टेजेस पे यूज होंगे, ठीक है जी। इसी तरह ये जो रजिस्टर है, जो अगर आप गौर करें इस सिनेरियो में, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मेमोरी है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मेमोरी है, यहाँ पे ये रजिस्टर है। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करें तो ये जो रजिस्टर है ये आपके इंस्ट्रक्शन फेच और इंस्ट्रक्शन डिकोड को सेपरेट कर रहा है। तो ये जो रजिस्टर है जो इंस्ट्रक्शन फेच और इंस्ट्रक्शन डिकोड को सेपरेट कर रहा है, अगर आप फर्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिहाज से देखें तो ये रजिस्टर का नाम है IF/ID। इसी तरह बाकी रजिस्टर्स को देख सकते हैं, ये इंस्ट्रक्शन डिकोड/एग्जीक्यूशन, बिकॉज ये डिकोडिंग और एग्जीक्यूशन को सेपरेट कर रहा है ये रजिस्टर, और ये एग्जीक्यूशन और मेमोरी एक्सेस को सेपरेट ये वाला रजिस्टर कर रहा है। तो ये रजिस्टर्स के नाम है, ठीक है जी। तो अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन के केस में पाइपलाइन रजिस्टर्स को देखा है और हमने उन्हें प्लेस किया है। अब ये बड़ी एब्स्ट्रैक्ट सी डायग्राम है, हम इसको कमिंग लेक्चर्स में, मंडे के लेक्चर में इसको फर्दर डेप्थ में जाके एक्सप्लोर करेंगे और फिर जो पाइपलाइन हैजर्ड्स हैं उनको देखेंगे और उनको देखेंगे कि हम उनको हैंडल कैसे करते हैं। आज के लेक्चर में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।